दोस्तों, हम हर हफ्ते एक कहानी के माध्यम से अच्छी वैल्यूज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अच्छी वैल्यूज जो हमारे समाज में हमें उन्नति के रास्ते पर ले जाए। शिक्षा और दक्षता, ये दो सब्जेक्ट के बारे में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं एक कहानी के माध्यम से। एज यूजुअल हमारे कहानी के पात्र जंगल के जानवर हैं और उनके बीच की चर्चा आपके सामने में बहुत ही रोचक तरीके से हम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। शर्मा जी ने इसके विषय में एक अच्छे विचार प्रेजेंट किए हैं और इसके अंदर में काफी सीख है हम सबके लिए। आइए और शर्मा जी कहानी का आनंद उठाइए। धन्यवाद गुप्ता जी। साथियों, आज की कहानी का टाइटल शीर्षक है जंगल का राजा कौन। और जो सीख मिलेंगी, जैसा कि आदरणीय गुप्ता जी ने बताया, उससे सीख ये है कि हमें राजा बनाते वक्त, घर का मुखिया बनाते वक्त या किसी भी सोसाइटी का बड़ा पद देते वक्त उसकी शिक्षा का स्तर, उसकी दक्षताएं, उसकी कुशलताएं पता होनी चाहिए ताकि वो अपने पद के गरिमा के अनुरूप कार्य कर सके। आइए सुनते हैं कहानी। कहानी कुछ इस तरह से है कि जंगल में सभी जानवर बड़े प्रेम से रहते थे, जिनमें जलचर भी थे, थलचर भी थे, नभचर भी थे। जलचर भी तो जल में चलते हैं, घूमते हैं, थलचर भी तो जमीन पर चलते हैं और नभचर भी जो आकाश में उड़ते हैं। और सभी बड़े प्रेम से अपना अपना काम करते, अपना अपना दाना चुनते, भोजन लेते और शाम को अपने घरों में आकर जिसका जैसा घर सो जाते। एक दिन शेर ने एक हिरन के बच्चे को मारा और खा गया। तो हिरनी अपने बच्चे के शोक में बड़ी उदास सी बैठी थी। वहां से जो भी जानवर निकलता वो उससे पूछता, अरे हिरनी बहन क्या हो गया? उसने कहा कि हमारा राजा शेर है, तो जंगल का राजा शेर होता है, और हमारे राजा ने ही मेरे बच्चे को मार के खा लिया। मैं अब इसकी फरियाद किससे करूं और मुझे न्याय कौन देगा? तो सबने कहा तुम प्रस्ताव रखो जनसभा में, ये तो डेमोक्रेटिक जंगल है, यहाँ तो सब प्रजातंत्र है, सब मिलजुल कर रहते हैं। शेर की कोई किसने अधिकार दिया कि वो तुम्हारे बच्चे को मारे और खा जाए? तो उसने कहा कि देख लो भाई, जो तुम्हें उचित लगे वो निर्णय ले लो। तो सब ने यूनानी मसली कहा कि भाई जंगल में एक सभा बुलाई जाए। तो संडे के दिन, जिस दिन सबकी छुट्टी रहती है, सभी जानवरों की सभा बुलाई गई। एक जंगल में बहुत पुराना, बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे सब आकर के इकट्ठे हुए। शेर अपना दूर एक किनारे में आके बैठ गया। वहाँ नभचर भी आए, जलचर भी आए, थलचर भी आए, सभी जानवर इकट्ठे हुए जंगल में। बिल्कुल एकदम उमंग का, उल्लास का, आनंद का प्रादुर्भाव हो गया कि आज हमारा नया राजा चुना जाएगा और हो सकता है कि हमें जो अन्याय होता है उससे मुक्ति मिल जाए, इस शेर का जो अन्याय है इससे मुक्ति मिल जाए। तो सबने कहा कि भाई चलो शेर से हटा करके, शेर तो मांसाहारी है, मीट खाता है, तो कल भी खाएगा। तो राजा ऐसा चुनो कि जिसकी कुछ क्षमताएं हैं, जिसकी कुशलता है, जिसकी दक्षता है बहुत उत्कृष्ट हो और जो वेजिटेरियन हो, शाकाहारी हो, किसी जीव का भक्षण ना करता हो। तो सबने सभा में ताली बजाई कि बहुत अच्छा सुझाव, तालियां बजी। सबने कहा कि अच्छा ढूंढो ऐसा हम में से कौन है, ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है, पक्षी हो सकता है या जलचर हो सकता है कि जिसमें ये सभी खूबियां हों। और उसमें एक खूबी और भी होनी चाहिए, वो जमीन पर चल सकता हो, पेड़ों पर चढ़ सकता हो, हवा में छलांग लगा सकता हो, उड़ सकता हो, पानी में तैर सकता हो। तो बहुत देर तक सबने अपना अपना दिमाग दौड़ाया, सबने अपने एक दूसरे की तरफ देखा, कभी इधर देखा, कभी पेड़ों की तरफ देखा कि ये खूबी किसमें है। बहुत देर चर्चा करने के बाद ये तय हुआ कि ये सारी खूबियां बंदर में दिखाई देती हैं। बंदर पानी में कुछ देर तैर भी लेता है,
पेड़ पर रहता है, पेड़ पर चढ़ता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है, तो आकाश में भी थोड़ा बहुत उड़ लेता है, जमीन पर भी चल लेता है। तो सब ने कहा कि हाँ, बंदर की शक्ल भी मनुष्य से मिलती है, बुद्धि में भी तेज है, चतुर है, नकलची है, सारी खूबियां हैं, तो बंदर को आज से राजा बना दिया जाए। बंदर को राजा घोषित किया गया। शेर भी अपने घर चला गया, बाकी सब अपने घर चले गए। शेर को लगा यार अब तो मैं राजा रहा नहीं, अब मार कर खाने पर मुझे दंड मिल सकता है, तो जाकर के अपनी मांद में लेट गया। मांद मतलब शेर का घर, लेकिन भूख तो भूख होती है। जब 2-3 दिनों के बाद उसका पेट खाली हुआ और उसे भूख लगी, वो बाहर निकला और उसने जंगल में इधर उधर देखा तो एक भेड़ का बच्चा मेमना जंगल में इधर उधर घूम रहा था। उसने उसको मारा चुपके से और खा गया, ताकि मुझे कोई देख ना ले, मुझे दंड ना मिले। लेकिन हत्या तो हत्या होती है। उसकी माँ को जब अपना बच्चा नहीं मिला तो भेड़ रोने लगी, और जब भेड़ रोने लगी तो जंगल के जानवर फिर इकट्ठे हुए कि भेड़ बहन क्या हुआ। तो उसने कहा कि अब तो शेर राजा भी नहीं है, फिर भी मेरे बच्चे को मार के खा गया, मुझे न्याय मिलना चाहिए। कहा बिल्कुल मिलना चाहिए, फिर बुलाओ सभा। तो अगले आने वाले संडे को फिर सभा बुलाएगी, और यह तय हुआ कि शेर को सजा मिलनी चाहिए। ये शेर हमारे बच्चों को मार के खाता है, इसको यह अधिकार किसने दिया। तो जब संडे को सभा हुई तो शेर अपने एक कोने में जहां पहले बैठा था वहीं आकर के बैठ गया कि सजा मिलेगी, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सभी जानवर अपनी अपनी जगह बैठे रहे, और किसी ने यह नहीं कहा कि शेर को सजा कौन देगा, कैसे होगी, क्योंकि शेर से सब डरते थे, जो बोलेगा उसी को मार के खा जाएगा। और बंदर पेड़ पर कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर दिन भर फुदकता रहा, अपनी खूब भाग दौड़ की उसने। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं को शेर से कह सके कि तुमने इस भेड़ के मेमने को मारकर क्यों खाया, तुम्हें यह अधिकार किसने दिया। जब दोपहर ढलने लगा तो सबसे पहले जो नवचर पक्षी थे उन्होंने कहा भाई हमें तो भूख लग रही है, हमारा आधा दिन निकल चुका, हम नहीं खाएंगे तो रात को भूखे सोएंगे, हम तो चले, जो निर्णय होगा हमें बता देना। थोड़ी देर में फिर और पक्षियों ने भी कहा, तो सभा धीरे धीरे विसर्जन की ओर चलने लगी। तो सबने कहा न्याय तो हुआ ही नहीं, हमारा राजा कैसा। तो बंदर ने कहा भाई मेरी भाग दौड़ में कोई कमी रह गई हो, मैं सुबह से ही कभी इस पेड़ की डाली पे जा रहा हूँ, कभी इस पेड़ की डाली पे जा रहा हूँ, कभी इससे पूछ रहा हूँ, कभी उससे पूछ रहा हूँ, मेरी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है। अब तुम्हें न्याय मिला या नहीं मिला, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो सब लोग बड़े जोर से हंसने लगे। तो बंदर ने पूछा तुम हंस क्यों रहे हो। तो सब जानवरों ने कहा हम इसलिए रहे हैं कि तुम्हारी प्रक्रिया भी पूरी हो गई और हमें न्याय भी नहीं मिला। ये कैसी व्यवस्था है। और सब अपने अपने घरों को चले गए और दोबारा से फिर से अपनी उसी रास्ते पर मारता और खाता अघोषित राजा बना रहा। यही कहानी आज हमारे समाज की है। हमारे समाज में आज हर कोई कहता है कि मैं तो अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहा हूं, अब तुम्हें न्याय मिल रहा नहीं मिल रहा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी प्रक्रिया में, मेरे प्रयत्नों में, मेरी कोशिशों में, मेरी आपको सपोर्ट करने में कहीं कमी हो तो बताओ। लेकिन फिर हमें वही कहानी समझनी पड़ेगी कि जिस आदमी में दक्षता ना हो, कुशलता ना हो, सार्थकता ना हो, जो अपने पद के अनुरूप काम ना कर सकता हो, उसे वो पद देने से कुछ नहीं होगा। और आज हमारे समाज में यह बुराई चारों तरफ परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है, पूर्णतः प्रदर्शित है। और हम सब जंगल के जानवरों की तरह ये सोचकर खुश है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और सरकार भी यही बोलती है कि हम अपना काम पूर्ण ईमानदारी से कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी यही बोलते हैं कि हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, पुलिस भी यही बोलती है कि हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, समाज का हर तबका जो जहां काम कर रहा है। लेकिन फिर भी समाज में अनाचार है, अत्याचार है, व्यभिचार है, घटनाएं हैं, अराजकता है, समाज की जितनी कुरीतियां सब हैं। लेकिन कर कौन रहा है सबको पता है, बोलता कोई नहीं है। और हम उसी जंगल की तरह हो गए हैं जो कहानी अभी आपको सुनाई। सब केवल अपनी प्रक्रिया को
न्यायपूर्ण बताकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इसी में मैं एक दूसरी शिक्षा आपको और दूं। महाभारत की कथा सबने सुनी होगी, महाभारत के साथ साथ रामायण भी सबने पढ़ी और सुनी होगी। दोनों में क्या अंतर है, वो भी हमारी इसी कहानी को बढ़ावा देती है। रामायण में आदमी के मुख्य कर्तव्य क्या है, मैं गलत से गलत काम को भी न्याय में कैसे ढाल सकता हूं, यह सिखाने का प्रयास किया गया है। और महाभारत में कि मैं हर गलत काम को न्याय के पर्दे में छुपाकर कैसे कर सकता हूं। आप देखिएगा, दुर्योधन ने कोई अन्याय नहीं किया, उसने पहले उस काम को न्याय के ढांचे में ढाला और फिर अन्याय किया। तो आप देखिए कि हम आज वर्तमान में क्या महाभारत काल में जी रहे हैं या रामायण काल में जी रहे हैं। निर्णय आपका। कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो समझिए, समझाइए, अपने मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक अवश्य पहुंचाइए और हमारे चैनल पर हमें लिखकर भेजिए कि हम आपकी और आपके ज्ञान को विकसित करने में या कहानी के माध्यम से आपकी बुद्धि को और तीव्र, विलक्षण और उत्कृष्ट बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं, बच्चों में कैसे अच्छे संस्कार डाल सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, साधुवाद। इसमें जो आज के समाज की परिस्थिति है बहुत ही क्लियरली आपने एक्सप्लेन की। अब हम सब लोगों को सोचने का है कि हम अपना निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। धन्यवाद।